Okay, so a very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you have tried to solve the numerical portion. Today we are going to discuss the theoretical topic of national income, that is how we treat different items while calculating national income. Before that, yesterday we were discussing a question in which there was an adjustment of compensation of employees given by government. हमारा कल कंफ्यूजन चल रहा था, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया था कि हम इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको सोच के रखना है और आपको बताना है कि हम इसको लेते हैं क्या अलग से। तो फाइनल आंसर इज नो, हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है वेजेस और सैलरीज प्राइवेट सेक्टर ने दिया या पब्लिक सेक्टर ने। हमें ये अज्यूम करना है कि ये इकोनॉमी का ओवरऑल वेजेस एंड सैलरीज है और उसमें हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐड करके उसी को टोटल सीओई मानेंगे। वो टोटल सीओई है, उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे गवर्नमेंट ने दिया हो चाहे प्राइवेट सेक्टर ने, तो हमें अलग से किसी चीज को काउंट ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ हैव अ लुक। न्यू पैटर्न में बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है, 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल की जगह उसके साथ और में उसके साथ ऑप्शन में 6 मार्क का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 3 पार्ट दिए हुए होते हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, सिंपली 3 स्टेटमेंट्स होती है और आपसे पूछते हैं वेदर यू विल इंक्लूड दिस आइटम इन नेशनल इनकम और नॉट। 3 थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे देंगे और आपको पूछेंगे हाउ विल यू ट्रीट दिस आइटम व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपको बताना है आपको इंक्लूड करना है या नहीं करना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको नहीं करते। तो सिंपल कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और आपको बताना होगा कि इस स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है कि ये वैल्यू नेशनल इनकम में आएगी या नहीं आएगी। सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, ओल्ड एज पेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो ओल्ड एज पेंशन लोगों की ट्रांसफर इनकम है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऐसे करके जो स्टेटमेंट आती है उससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह नीचे लिखा हुआ होगा सीबीएसई एग्जामिनेशन 2012, सीबीएसई एग्जामिनेशन 2019, दिल्ली बोर्ड एग्जामिनेशन 2020, तो ऐसे करके वो लिखा हुआ है। इट मींस ये हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप बुक का पेज नंबर ओपन कर लीजिएगा। 4.17 ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। पहले ही आपको नेशनल इनकम का मीनिंग बता रहे हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड, सिर्फ कमाई गई इनकम आती है, फैक्टर इनकम नहीं आती, सॉरी ट्रांसफर इनकम नहीं आती है। ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वन साइडेड पेमेंट कभी नहीं आएगा। फिर ये अर्न्ड इनकम किसकी होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट्स की होनी चाहिए। यानी अगर आप नेशनल इनकम का कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इंडियन ने जो अर्न किया वो आएगा। इंडिया में अमेरिका की ब्रांच है और वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, बट ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो नेशनल इनकम की 2 इंपॉर्टेंट बातें, नंबर 1 ये अर्नड इनकम है, नंबर 2 ये इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की होनी चाहिए। और क्यों अर्न की होगी? क्योंकि उन्होंने इस करंट ईयर में कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज दी हैं, कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज उन्होंने इस करंट ईयर में दी है। अब बॉक्स में छोटा सा लिख के दिया हुआ है, इट सिंपली मींस ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होते, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होते, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज इंक्लूड नहीं होता, नॉन मार्केट एक्टिविटीज नहीं होती, विंडफॉल गेन नहीं होती। ये सारे पॉइंट्स आपने प्रिकॉशंस में पढ़े हैं। हमने 3 मेथड्स, तीनों के प्रिकॉशंस डिस्कस किए हैं, आपने वहां पे प्रिकॉशंस में इनको पढ़ के रखा है। अब देखिए अभी आपके पास नेक्स्ट पेज पे 10 पॉइंट्स का चार्ट गिवन है। ऊपर क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए ध्यान से। प्रद्युमन वांट टू आस्क समथिंग, गिव मी अ मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। यस बेटा, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, यू आर हैविंग अनम्यूटिंग राइट्स, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन मार्केट एक्टिविटीज का कोई एग्जांपल? Financial transaction, I have purchased the shares of company, this is a financial transaction, I will not include. And non-market transaction, your mother is cooking food for you, it is also a service which she is providing you, but it is not a market service. Is it okay? Okay ma'am. Okay, all right. Now have a look. We are discussing the items which are not included in national income.
यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में कभी भी नहीं आती। 1 मार्क आपको मिलेगा इस आइटम को आइडेंटिफाई करने का और 1 मार्क मिलेगा इस रीजन का। रीजन ऑलमोस्ट सभी पॉइंट में सेम रहेगा, ठीक है। तो ये रीजन का 1 मार्क होता है और 1 मार्क होता है यस और नो का, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसके लिए। अब देखिए, सबसे पहले ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट। Any type of transfer income and transfer payment is never included in national income, even in the form of expenditure. अब scholarships given by government, sorry, आपको लगता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इंक्लूड किया जाना चाहिए, बट द आंसर विल बी नो। स्कॉलरशिप अगर गवर्नमेंट दे रही है तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, इसमें करंट ईयर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई डायरेक्ट एडिशन नहीं किया, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आप रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा? रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी पेमेंट आपको दिख रहा है, आप रिसीवर को दिमाग में लेके सोचिए। अगर रिसीवर को वो वन साइडेड पेमेंट है, बिना किसी एफर्ट की वो पेमेंट मिल रहा है, तो उस पेमेंट को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे दे, amount transferred in the accounts of zero account holders during COVID-19 to cover up the situation, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ये ट्रांसफर पेमेंट है। आपको बोल दे एक्सपेंडिचर मेड बाय यू फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। अब पुअर पीपल रिसीवर जो है, आप उसको सोचिए। अगर आपने उसकी कंजप्शन पे किया तो जरूर आएगा, अगर आपने उसके लिए व्हीट परचेज किया, राइस परचेज किया, फूड ग्रेन परचेज किया तो आएगा, बट आप मेयरली ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एनजीओ को तो नहीं आएगा। जब तक सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, एनजीओ बदले में कुछ परचेज नहीं कर रही, तब तक हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको आराम से समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, scholarships, old age pensions, unemployment allowances, gifts, expenditure on birthday, marriages, pocket money, ये सारी चीजें कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, फाइनेंशियल हेल्प्स टू विक्टिम्स ऑन नेचुरल कैलेमिटी। अब हमारे यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी के टाइम अमेरिका ने हमारी हेल्प कर दी, रिसीवर को तो हेल्प ही मिली है ना, चाहे उन्होंने कैसे भी एक्सपेंडिचर किया हो, तो ये हेल्प कभी भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। क्यों इंक्लूड नहीं होगी? रीजन देखिए, दे आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन। प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट, राइट। आगे देखिए, कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट, ये सिर्फ टैक्स के लिए बताया गया है आपको। टैक्सेस को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, और फैक्टर कॉस्ट पे होती है तो उसमें टैक्स का कोई भी रोल नहीं होता। तो ये जितने भी कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट है जो आप गवर्नमेंट को कर रहे हो, इसको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगेन, गवर्नमेंट कोई प्रॉमिस नहीं कर रही कि इसके बदले में वो कोई प्रोडक्टिव सर्विस देगी। नंबर 3, यू ऑलरेडी नो, अगर हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। We have read it in the precautions of income method. ये ट्रांजेक्शन्स करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ पेपर क्लेम है। मैंने कंपनी के शेयर परचेज किए तो अभी कंपनी के पास सिर्फ पैसा आया है, कंपनी उसको जब आगे इन्वेस्ट करेगी तब इंक्लूड करेंगे, अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन, अचानक से होने वाले फायदे, जैसे लॉटरी की टिकट से बिना मेहनत के जो पैसा मिल जाता है, हॉर्स रेस कंटेस्ट से, या इन सब। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हॉर्स रेस पे पैसा लगाने वाले को जो फायदा हुआ है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, बट हॉर्स को जो राइड कर रहा था उस राइडर ने जो पेमेंट रिसीव किया वो जरूर उसकी इनकम के फॉर्म में आएगा। समझ आया आपको? सपोज मिस्टर एक्स ने हॉर्स रेस पे पैसा लगाया, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, उनको उससे जो गेन हुआ वो इंक्लूड नहीं करेंगे, बट जो राइड कर रहा है हॉर्स को, उसकी तो सैलरी या उसको तो जो पेमेंट मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज दी है। तो यहाँ पे ये गेन की बात कर रहे हैं कि हॉर्स रेस से या किसी कंटेस्ट से आपको कुछ पैसा मिला, उस गेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 5 इज वेरी इजी, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। जितने भी नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, मैं अगर मेरी खुशी के लिए मेरे यंगर ब्रदर को पढ़ा देती हूँ, ऑल्दो आई एम अ टीचर, बट मैं उसको पढ़ा रही हूँ तो मैं बदले में पेमेंट नहीं ले रही हूँ, ये एक नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है।
बस ये सिंपल सा है, क्यों इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि इन चीजों की मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये हमने इनकम अर्न करने के पर्पज से प्रोवाइड नहीं की है सर्विसेज। आगे दिस यू ऑलरेडी नो। अब आपको लग रहा होगा, आप बोल रहे हो टफ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब तो हमें पहले से ही पता है। आगे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किसी भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ इंटरमीडिएट क्या क्या होता है, हर वो चीज जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है। इवन जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इवन जब रिलायंस इंडस्ट्री एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक सीए को अपॉइंट करती है, वो जो सीए को फीस दे रही है वो उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हम कभी भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मेन काम सीए से अपनी सर्विसेज लेना नहीं है, उसका मेन काम है गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करना। इन बिटवीन दैट ड्यूरेशन उसने जो भी किया वो इंटरमीडिएट है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप आगे पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। यहाँ दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म, vegetable purchase by restaurant, milk purchase by dairy shop, electricity and advertisement expenditure of production unit, purchase of cold drink by school canteen, expenditure on repair of assets etc. ये सभी इंटरमीडिएट का पार्ट है, इसकी वैल्यू फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट अगेन यू ऑलरेडी नो, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को कभी भी इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस साल ये ओरिजिनली बने थे उस साल इसकी वैल्यू इंक्लूड हो गई थी। नेक्स्ट कैपिटल लॉस, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस एंड डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस यानी मेरी असेट में ऑल ऑफ द सडन कोई लॉस हो जाना, असेट की वैल्यू अचानक से खत्म हो जाना, इवन मे बी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, मे बी ड्यू टू एनी अदर सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आउटपुट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट कैपिटल गेन, मेरे पास एक मशीनरी थी जिसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू 23,000 थी, मुझे इस मशीन को रिप्लेस करना था, डेप्रिशिएटेड वैल्यू 23,000 थी बट OLX पे मुझे 27,000 का बायर मिल गया। यहाँ पे मुझे 5,000 का ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है इसको कहीं भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा गेन है, इसने हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं किया। लास्ट वन, नेशनल डेट इंटरेस्ट हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अंजलि लेट मी नो, अभी मेरी आवाज आपको आ रही थी या मैं म्यूटेड थी? नहीं आ रही थी मैम। कहाँ तक सुना बेटा लास्ट? आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ तक लास्ट आवाज आई ये बताइए। लास्ट कौन सा एक्सप्लेनेशन आपने सुना, जल्दी बताइए, बी क्विक। बेटा लेट मी नो, लास्ट कौन सा सेंटेंस आप लोग सुन पाए? यस राहुल, अनम्यूट एंड स्पीक। कैपिटल गेन्स मैम। कैपिटल गेन्स, ओके ऑल राइट, यानी नेशनल डेट इंटरेस्ट वाले टाइम मेरा माइक म्यूट हो गया था, आप लोगों को ये सुनाई नहीं दिया। ओके सुनिए ध्यान, वो इंटरेस्ट जो हम और आप यानी कि जनरल हाउस होल्ड पे करते हैं गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक को, नॉट टू गवर्नमेंट,
कि हम नेशनल बैंक से पैसा बोरो कर रहे हैं, बदले में हम उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। इस बोरोइंग के बदले में पे करने वाला इंटरेस्ट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कंजप्शन पर्पस से लोन लिया है, इससे डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई एडिशन नहीं हुआ है। तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। अगर हाउस होल्ड कंजप्शन पर्पस से किसी भी तरीके की बोरोइंग कर रहे हैं कमर्शियल बैंक से, वो इस पे जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक को पे करेंगे, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसको हम नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आपको पॉइंट कैसे दिया, सुनिए ध्यान से, गिव मी अ सेकेंड अंजलि। पॉइंट आपको दिया हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय हाउस होल्ड्स टू कमर्शियल बैंक। आपको पूछेंगे हाउ विल यू ट्रीट दिस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो ये बोलेंगे नो वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड इट इन नेशनल इनकम बिकॉज द लोन इज टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस। यस अंजलि, नाउ यू कैन स्पीक। सॉरी मैम, इट वाज जस्ट आई वाज आंसरिंग और मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। Okay, no issues. So we have completed the 10 points. ये वो points है जिनको नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, इसको इंक्लूड नहीं करते। कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट लाइक टैक्सेस, इसको इंक्लूड नहीं करते। फाइनेंशियल असेट्स की सेल और परचेज प्लस सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज, इसको इंक्लूड नहीं करते। विंडफॉल गेन एंड विंडफॉल बेनिफिट्स, इसको इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, इसको इंक्लूड नहीं करते। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करते। एंड एट लास्ट नेशनल डेट इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते। ये वो पॉइंट्स है जिनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। यस प्रद्युमन, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। हम किसी भी तरीके के लोन पे इंटरेस्ट देंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा। कंज्यूमर अगर लेगा तो नहीं होगा, अगर जनरल पब्लिक ने बोरो किया तो नहीं होगा, अगर एक एंटरप्रीनियर लोन लेगा तो बिल्कुल इंक्लूड होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम हाउसिंग लोन ले तो हाउसिंग तो इन्वेस्टमेंट है कंजप्शन की जगह, तो हाँ, उस पे बट जो हम यहाँ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो एक्सपेंडिचर होगा ना, उसको हम एक्सपेंडिचर फॉर्म में ले लेंगे। हम वो जो इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आएगा। हम जो हाउस पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हम उस एक्सपेंडिचर को काउंट ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहा है। अगर मैंने एक हाउस परचेज किया तो इससे मेरी इकोनॉमी में डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके। चलिए आगे देखिए। अब हम कुछ आइटम्स डिस्कस कर रहे हैं जिसको इंक्लूड करना होता है। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इंक्लूड करने हैं? ब्रोकर्स कमीशन। अगर कोई भी सेकेंड हैंड गुड सेल करवाने में आपको किसी ब्रोकर ने हेल्प किया और वो ब्रोकर कमीशन रिसीव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कमीशन इंक्लूड होगा। अगर कोई फाइनेंशियल असेट सेल करवाने में ब्रोकर ने एफर्ट किया तो ब्रोकर का कमीशन इंक्लूड होगा, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर की है। नेक्स्ट, अगेन यू नो दिस पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। मैं मेरे बिजनेस का अकाउंट्स का काम हैंडल कर लेती हूँ, तो ऐसे में मुझे मेरी अज्यूम सैलरी लेनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैंने अगर अपने लिए कुछ गुड्स बना लिए और उनको विड्रॉ कर लिया अपने बिजनेस से, मेरी बेकरी है, मैंने एक केक अपने लिए बना के रख लिया, तो उसकी अज्यूम्ड वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट लेते हैं, और जो वो खुद के लिए गुड्स बनाते हैं वो भी लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल लेते हैं, अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो उसको इंक्लूड करेंगे। हमने मशीन परचेज की, इंक्लूड करेंगे। नया घर खरीदा, इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट ने ब्रिजेस बनवाए, डैम्स बनवाए, इंक्लूड करेंगे। चेंज इन स्टॉक आया, इंक्लूड करेंगे। चेंज इन स्टॉक भी तो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। आगे देखिए, बॉस ने अपने वर्कर को कुछ भी दिया वो इंक्लूड करेंगे। बॉस अपने वर्कर को अगर कुछ दे रहा है तो उसको इंक्लूड करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ बोनस। बोनस क्यों दिया होगा? क्योंकि वर्कर ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए होंगे, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्यों देते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है। फ्री क्लोथ्स गिवन टू वर्कर्स। वर्कर्स को फ्री क्लोथ्स दिए गए हैं, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सबको तो नहीं दिए, वर्कर को दिए हैं। वर्कर को क्यों दिए? क्योंकि वर्कर काम कर रहा है। वर्कर को अगर कम रेट में लंच सर्व कर रहे हैं, इंक्लूड करेंगे। वर्कर को मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, इंक्लूड करेंगे।
ये सारी चीजें आप रीड करना, ये सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये सीओई के पार्ट के फॉर्म में ऐड नहीं करना, थ्योरेटिकली जब क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिल रहा है तो वो पार्ट ऑफ सीओई माना जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे भी जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें पता चलेगी जब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, जब हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय अ हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस करता है, ड्यूरेबल गुड्स परचेज करता है, चाहे अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करता है, चाहे वो अपने बच्चों की फीस दे रहा है, चाहे वो बस चार्जेस पे कर रहा है, ये सारे उसके जनरल एक्सपेंसेस है। तो ये कंज्यूमर के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनके नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। इजी सा है। नेक्स्ट, profit earned by an Indian company from its branches abroad। कोई भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्री में अगर अपनी ब्रांच लगा रही है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ये प्रॉफिट नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। डोमेस्टिक का तो नहीं, बट नेशनल का पार्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में नहीं है, बट है तो इंडियन ही। नेशनल इनकम है इनकम रिसीव बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, और इंडियन कंपनी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट होगी, चाहे वो कहीं भी लोकेटेड हो, राइट? तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। अब इसका डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड, प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन लंदन, एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। wages received by Indian employees working in foreign embassies, इंडियन एम्प्लॉई है, एम्बेसी भली कहीं की भी हो, कहीं भी लोकेटेड हो, इंडियन एम्प्लॉई यानी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट, उसको जो इनकम मिलेगी वो नेशनल इनकम में तो आएगी। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स, इंडियन ने फॉरेनर को अपनी बिल्डिंग रेंट आउट की है तो इंडियन की है तो उसकी इनकम आएगी। किस फॉर्म में आती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के फॉर्म में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट अगर हमें फ्री सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, ये सब इनको भी इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लेंगे। फिर फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में कोई भी एक्सपेंडिचर करता है, फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में कोई भी एक्सपेंडिचर करता है तो उसको हम एक्सपोर्ट के फॉर्म में काउंट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट के फॉर्म में, कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतना गुड्स हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट हुआ है, एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, एक्चुअली तो वो हमारी इकोनॉमी में परचेज कर रहा है, बट इसको हम एक्सपोर्ट के फॉर्म में काउंट ऑन करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक अगर रिजर्व बैंक से लोन लेता है, आई रिपीट, कमर्शियल बैंक अगर रिजर्व बैंक से लोन लेता है तो उसके बदले में कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को जो इंटरेस्ट देगा वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। रीजन इज दिस कि कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आगे मनी क्रिएट करने के लिए, मनी क्रिएट करके अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट मोटिव से अगर बोरोइंग की जा रही है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके इंटरेस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है, जैसे आइटम्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में देंगे? एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी ट्रीटेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब फर्स्ट दे दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, तो आपने लिख दिया यस इट्स वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। 1 मार्क आपको मिलेगा इस यस का और 1 मार्क आपको मिलेगा इस रीजन का। ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, 8.2 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट बताइए, आप बताइए स्क्रीन पे जो विजिबल है उसका क्या आंसर रहेगा? winning of a lottery prize or crossword or contest or other windfall gain, whether we will include it or not? नो मैम। नो, हमने पढ़ा है ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, सो नो, विनिंग ऑफ अ लॉटरी प्राइज और क्रॉसवर्ड और contest or any other windfall gain will not be included in national income. रीजन क्या लिखना है? करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड नहीं किया। आप देखिए इन सबके नीचे ये इंपॉर्टेंट,
सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है, 2 मार्क्स में। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर। ट्रेडर के पास गुड्स पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, तो क्या ट्रेडर ने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म की है क्या? डेफिनेटली नो, सिर्फ मार्केट चेंजेस की वजह से प्राइस इंक्रीज हुई है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल डेट इंटरेस्ट हमने पढ़ा है, इंक्लूड नहीं करते। रेंट फ्री हाउस गिवन बाय एम्प्लॉय, गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, बिल्कुल इंक्लूड करते हैं। बॉस ने वर्कर को रेंट फ्री हाउस दिया, तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, हम इसको इंक्लूड करेंगे। ऐसे पॉइंट्स आपको गिवन है 84, लेट मी रीचेक। बिल्कुल जी, 84 पॉइंट्स आपके लिए है, आपको बताना है कि इंक्लूड करते हैं या नहीं करते। 84 पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट्स आपको तसल्ली से पढ़ के देखने हैं, आपको अच्छे से समझना है, इंक्लूड करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे। जैसे मैं आपको लास्ट पॉइंट डिस्कस करवाती हूँ, सर्विसेज ऑफ अ स्कूल टीचर। क्या लगता है आपको, स्कूल में एक टीचर सर्विस दे रहा है, इंक्लूड करेंगे क्या? डेफिनेटली यस, प्रोडक्टिव सर्विस है भाई, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहा है, इंक्लूड करना ही पड़ेगा, है ना। तो हमें प्रोडक्टिव काम के बदले में जो भी हुआ वो पेमेंट इंक्लूड करना है। बहुत नए नए डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारी नई नई चीजें आप सीखेंगे, तो आपका आज का टास्क रहेगा इन पॉइंट्स को पढ़ना। अभी आगे और है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम वाले 84 पॉइंट्स, उसके बाद 30 या 54 पॉइंट्स आई गेस इसके भी है। नेशनल यानी इनकम अर्न्ड बाय इंडियन, इंडियन ने जो रिसीव की है। डोमेस्टिक यानी इनकम अर्न्ड विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो इनकम जनरेट हुई है, राइट, विद इन इंडिया। तो आपको डोमेस्टिक और नेशनल वाला चैप्टर 2 का कंसेप्ट ध्यान रखना है, उसको ध्यान में रख के आप ये पॉइंट्स रीड कर पाएंगे कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। मेक श्योर एवरीवन आज पढ़ लेंगे, फिर भी हो जाएगा, कल पे छोड़ देंगे नहीं हो पाएगा, और आगे छोड़ देंगे तो आप समझ लीजिए टॉपिक आपके हाथ से निकल जाएगा, और डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर अच्छे से रीड आउट करके रखिएगा। 84 प्लस 31 टोटल आपको ये इतने पार्ट्स पढ़ने हैं, 84 वो पॉइंट्स और 31 ये, रटना नहीं है, सिर्फ समझने। जो भी डिफरेंट लगे उसको स्टार बना के सर्किल बना के रख लीजिएगा, वो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स रिमेनिंग है। नेशनल इनकम की अगर हम बात करें, हमने आज पढ़ लिया आइटम्स इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड। जो स्टूडेंट ये रीड कर ले, जिस स्टूडेंट का ये प्रिपेयर हो जाए, वो मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड करना, मैं आपके लिए एक सिंपल सा टेस्ट आपको दूंगी, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको बताना होगा वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। जब आप उसको करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितना सही समझ में आया है, राइट। तो जैसे जैसे आप उसको कवर अप कर ले, 2 दिन 3 दिन जितना टाइम आपको लगे आराम से लीजिए। जैसे ही वो टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाता है, आप मुझे एक इंफॉर्मेशन देना, ताकि मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क एक्टिविटी फॉरवर्ड कर सकूं। यस पीयूष, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम जैसे इंपोर्ट माइनस में हुआ है तो वो एक्सपोर्ट के हाँ। इक्वल होगा ना? नहीं, सिर्फ इंपोर्ट्स माइनस में हुआ है तो वो एक्सपोर्ट्स के इक्वल नहीं होगा बेटा। आप क्या पूछना चाहते हैं, ये कि किसी मतलब क्वेश्चन ने जैसे आपको लिख के दे दिया है? हाँ बोलो। इंपोर्ट यदि -30 है तो वो एक्सपोर्ट कितना होगा फिर? अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो एक्सपोर्ट 0 हो जाएगा, नेट मैम एक्सपोर्ट आ जैसे जाएगा आपके पास। जैसे मैम यदि हमारे पास इंपोर्ट माइनस में है तो इसका मतलब तो यही हम्म। हुआ ना, एक्सपोर्ट हुआ है इतना और इंपोर्ट कुछ भी नहीं हुआ। नहीं बेटा, इसका मतलब, हाँ बट हमें तो एक्सपोर्ट ही लेना होता है ना नेट। आप बोल रहे हो कि इंपोर्ट माइनस में दिया है, हाँ राइट। -30। हाँ, इसका मीनिंग यही है, बट जब हमें नेट एक्सपोर्ट लेना होता है तो हम इसको उसी फॉर्म में लेंगे, हम तो सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपके पास वैल्यू आ जाएगी नेट एक्सपोर्ट्स की। फिर क्या आएगी मैम एक्सपोर्ट की वैल्यू? इट विल बी -30।
ओके मैम, ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जब इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की जाती है तो दो अलग अलग वे में उसका कैलकुलेशन होता है। आपने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ा था, इंडेक्स नंबर, शायद हो सकता है आपको याद हो। इंडेक्स नंबर हम क्या करते थे, हम बेस ईयर की प्राइसेस को लेके करंट ईयर का आउटपुट चेक करते थे। वही सेम नेशनल इनकम के साथ है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस सिंपल क्या है, देखिए सिंपली जब हमने इस साल के आउटपुट को इसी साल की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया और अपना नेशनल इनकम कैलकुलेशन किया, तो ये है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। लेकिन जब हम करंट ईयर के आउटपुट को किसी बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, किसी बेस ईयर वो ईयर होता है जब सारी इकोनॉमिक सिस्टम नॉर्मल रहा होता है, इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल रही होती है। तो अगर हम करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं या बेस ईयर की प्राइस पे मेजर करते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। सिंपल, करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर प्राइस, ये तो है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। और करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये बन जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अगर मैं प्राइस किसी पुराने ईयर की ले लेती हूँ तो मेरा नेशनल इनकम बनेगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। देखिए क्या लिख के दिया हुआ है, अभी हम सिर्फ मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है? It is the money value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during an accounting year. हमने जो पढ़ा है फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। यहाँ फैक्टर कॉस्ट की जगह मनी वैल्यू। प्रोड्यूस कौन करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बट दिस टाइम इट इज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस। हमने इसको इस साल की प्राइस पे मेजर किया है। फॉर एग्जाम्पल, measurement of India's national income of 1920 at the prices of 1920। इस साल जो प्राइस है उसी पे मैंने इस साल का आउटपुट ले लिया। इसका दूसरा नाम है नॉमिनल नेशनल इनकम। ये कभी भी हमारी इकोनॉमी का ट्रू इमेज शो नहीं करता क्योंकि ये प्राइस लेवल से इन्फ्लुएंस होता है। हो सकता है इस साल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हो और आउटपुट बढ़ा ही ना हो, जिसकी वजह से मुझे नेशनल इनकम बढ़ी हुई नजर आ रही है। कल एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये नॉमिनल नेशनल इनकम ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये क्या है? ये सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है जिसको हमने मेजर किया है एट द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। हमने प्राइस किसी पुराने बेस ईयर की ली है। प्राइस किसकी ली है? किसी बेस ईयर की ली है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, पहले बेस ईयर का मीनिंग बता रखा है एग्जाम्पल से पहले। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। कोई भी ऐसा ईयर जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस ना रहे हो उसे बेस ईयर कहते हैं। इंडिया में अभी तक 2011 और 12 बेस ईयर है, सबसे ज्यादा स्टेबल ईयर वही था। अब हम अगर इंडिया में 2019-20 की नेशनल इनकम को आउटपुट इस साल का ले रहे हैं बट प्राइस 2011-12 का ले रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम होगी कांस्टेंट, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसका दूसरा नाम है रियल नेशनल इनकम। ये हमारी एक्चुअल नेशनल इनकम है, एक्चुअली बताएगी कि इकोनॉमी में आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ। मैंने लास्ट ईयर भी 2011-12 की प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया, इस साल भी 2011-12 की प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे पता चलेगा एक्चुअली मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब हम बेस ईयर की प्राइस से लेते हैं तो वो नॉमिनल रियल नेशनल इनकम बनती है और रियल नेशनल इनकम कंट्री की रियल इमेज को शो करती है। अब आगे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्यों हम बेस ईयर की प्राइस लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये सब अब पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। टारगेट ये है कि सैटरडे से पहले पहले नेशनल इनकम को वाइंड अप कर दिया जाए, यानी थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन लेके हम नेशनल इनकम को कंप्लीट कर दें और मंडे से हम एक न्यू स्टार्टिंग करें। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ, मेक श्योर यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क